last in the last class I gave you a quiz. That was not a test, that was a quiz, and I would be giving you the result in the same form, क्योंकि रात की 12 बजे की मैंने डेडलाइन रखी थी। मैं चेक नहीं कर सकी हूँ, लेकिन ऐसे स्क्रॉल करके जैसे मैंने स्किम किया है तो वो मैं आपको चेक करके उसी में आपके पास पोस्ट हो जाएंगे उसके रिजल्ट्स। बाकी कमेंट्स से रिलेटेड जो सजेशंस या कमेंट्स हैं तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जैसे ये कहा है कि लेक्चर जो है वो या तो उर्दू में ही लें पूरा, या जो है वो 50% हो। मैं मिक्स करके चल रही हूँ कि आपको इंग्लिश में या उर्दू में दोनों में एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। लेकिन एक बात मैं समझाने के लिहाज से आप लोगों को कहूँगी कि कैच करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें कोई मसला नहीं है कि जो है वो बच्चों को समझ आना चाहिए, टॉपिक समझ जो है वो सही तरीके से आना चाहिए। लेकिन जब आप आगे जाएंगे ना, आगे का मतलब जब आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, या जो है वो आप लेट से मास्टर्स के लिए परस्यू करते हैं या पीएचडी के लिए परस्यू करते हैं, फॉर द हायर एजुकेशन आई मीन, तो वहाँ पर जब आप रिकमेंडेशन लेटर आपको एक प्रोड्यूस करना होता है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द हायर एजुकेशन, या अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि उसमें एक जब रिकमेंडेशन लेटर टीचर्स के पास आता है फिल करने के लिए, या जिसका नाम आप रेकमेंड कर रहे हैं, तो उसमें एक पैरामीटर होता है कि अगर ये हमारे कंट्री में आके स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जो है वो फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ हो रही होती है। तो उसमें एक पैरामीटर होता है कि ये जो लेक्चर्स हमारे कंट्री में डिलीवर होंगे तो वो ये उसको कैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है, या वो आप कह रहे होते हैं कि हमें उसमें इंग्लिश में ना कराया क्या, लेकिन अगर आप आगे चल के लॉन्ग टर्म के अंदर सोचें कि आप कहीं पे जाएंगे अगर पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ आपके लिए मस्ट होगी वहाँ पर। या जैसे अगर आप चाइना जाते हैं तो चाइनीज़ आपको वहाँ पे सीखनी पड़ती है, या जिन कंट्रीज के अंदर जो है वो इंग्लिश नहीं होती तो आपको वहाँ की जैसे लैंग्वेज जो है वो सीखनी होती है। तो अभी वहाँ जाके आप सीख लेंगे या वहाँ जाके आप कोशिश कर लेंगे, तो अभी से क्यों ना स्टार्ट करें कि आपको आगे चल के आपकी फर्दर स्टडीज में या जॉब्स के अंदर प्रॉब्लम ना हो। कि अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आप कैसे कहेंगे कि नहीं, हमें जो है वो हमारी जो भी मदर टंग है उसके अंदर ही सिर्फ पढ़ा जाए। तो ये कोशिश करें कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हों। अच्छा, बाकी हम Try our टॉपिक पे best. वापस आते हैं। सॉरी। Yes मैम, we will try our best. बट मैम इशू ये होता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में ना कुछ टीचर्स की इंग्लिश माशाल्लाह अच्छी है, जैसे आप लोगों की अच्छी है, आप पढ़ाते हो बात समझ आ जाती है। लेकिन कुछ टीचर्स में भी तो इंग्लिश इस तरह यूज़ करते हैं ना कि पता ही नहीं चलता स्टूडेंट को टीचर बोलना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली जिस तरह मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ना वो हमें डिलीवर नहीं हो पाता फिर, तो अच्छा इसलिए बेटा हम। देखो, जी मैम। टीचर्स की जो बात है, अब टीचर टीचर के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा होता है ना, तो अब जिसकी आपको समझ आ रही है लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपकी ये फरमाइश चल रही है, तो थोड़ा सा जहाँ पे टीचिंग साइड में मसला है या टीचर्स नहीं कन्वे कर पाते, वो मैं मानती हूँ। लेकिन जहाँ पर आपको बात समझ में आ रही हो, मतलब होता है ना ताली दोनों हाथ से बजती है, तो जहाँ पर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है ना, वो बात मैं आपको समझाऊंगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर, कि ये आपके लिए ही अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा। एक और उसमें पॉइंट होता है जब आप कहीं और जॉब करने जाते हो या कहीं और पढ़ने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर एक और पॉइंट पूछा जाता है कि इनमें कितनी कैपेबिलिटी है इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को अडेप्ट करने की, कि एनवायरनमेंट के लिहाज से वो अपने आप को कितना उसके अकॉर्डिंगली ढाल सकते हैं। तो ट्राई टू बी दोज पर्सनैलिटीज़ कि आपको सिर्फ जो है वो नॉलेज नहीं, जैसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें भी ये चीज़ होती है कि आप अपनी वैल्यूज़ को रखते हुए लेकिन कितना आप कंपेटेबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपके हाथ में है ना, तो ये आप अपनी तरफ से यस। जैसे कोशिश करें। अच्छा, हम जैसे डिफरेंट इवेंट्स भी करवा रहे होते हैं या क्या, तो उसमें यही होता है कि जो स्टूडेंट्स की जो ये वाली हेजिटेशन है ना, बोलने वाली और सुनने समझने वाली, ये चीज़ उनकी जो है वो ख़त्म हो। अच्छा, अब मैं नहीं बोलने दूंगी 5-7, क्योंकि आई हैव टू स्टार्ट द टॉपिक। सो ओके मैम, थैंक कमिंग। यू। ओके, I hope you have seen the videos as well, because the quiz was not as much difficult. I had covered many of the things
in the class, and that's why I gave you the quiz late. But I would encourage कि मैं अगर आपको tutorials या कोई videos बताऊं या कोई website बताऊं या ना भी बताऊं, तो you are free to go on the internet and you are free to go to search for the different topics. I would not limit you on the books कि आप books के ऊपर या स्लाइड्स के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्ट होके रहें। आप जो है वो इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। कोई भी कोर्स मिलता है, कोई भी बुक आपको रिलेटेड टॉपिक की मिलती है, तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। इट विल इंक्रीज योर नॉलेज। अच्छा, हमने रोम की जो काइंड्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था। बाकी जो रैम होती है हमारे पास, वो क्या होती है? रैम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मैम। मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसे? रीड ओनली तो रैंडम रोम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है? रीड ओनली मेमोरी से तो पता चल रहा होता है कि हाँ आप इसको रीड कर सकते हैं, और उसमें हमने डिफरेंट वेरिएशंस भी डिस्कस की थी कि रीड कर सकते हैं तो पहले लिखा होगा तो रीड करेंगे ना, तो उसमें फिर इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपको प्रोग्रामेबल का कॉन्सेप्ट मिला, और ये कि अगर आप उसको दोबारा राइट करना चाहते हैं तो कैसे आपको इरेजिंग मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल या अल्ट्रावायलेट। ये सारी हमने रोम के लिहाज से बात की। जब हम रैम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर यानी हमारे पास दोनों ऑप्शंस आ जाएंगी। एक हमारे पास जो है वो राइट की ऑप्शन आएगी, और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या आएगी? रीड की ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो रीड और राइट इसके अंदर दोनों है, लेकिन इसके नाम से ऐसा नहीं पता चल रहा। नाम इसका क्या कह रहा है? रैंडम एक्सेस। तो इसको रैंडम क्यों कहते हैं हम? एनी आइडिया? एंड व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेस? टेम्पररी मेमोरी होती है ये। मैन एट द रन टाइम ये होती है, फिर जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो ये खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन टेम्पररी का तो लफ्ज नहीं आ रहा ना इसमें। रैंडम से क्या मतलब हुआ? मैम डिफरेंट प्रोग्राम हम राइट डाउन कर सकते हैं, फिर उनको रेस करवा सकते हैं। मैम जैसे फ्लिप फ्लॉप है तो उसका इनपुट है वो प्रीवियस आउटपुट और करंट इनपुट पे डिपेंड करता है, तो इसकी जो है मेमोरी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। रैंडम मतलब कांस्टेंट नहीं रहती। अच्छा, इसमें जो रैंडम की टर्म है ना, वो टेम्पररी या परमानेंट स्टोरेज के लिहाज से नहीं है। रैंडम की जो टर्म है उसके साथ ए का लेटर आ रहा है। ठीक है, ए हम कहते हैं एक्सेस के लिए जो है वो ए की एब्रीविएशन आई है। अब एक्सेस से क्या मुराद है? जब आप एक्सेस का की टर्म यूज करते हैं तो उससे मतलब ये होता है कि आप मेमोरी के ऊपर या तो राइट कर सकते हैं या आप उसको रीड कर सकते हैं। तो जब हम एक्सेस की बात करेंगे, चाहे हम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की बात करें, चाहे हम सिंपल मेमोरी की जो चिप है उसकी बात करें, तो एक्सेस का मतलब ये होता है कि हम रीडिंग एंड राइटिंग बोथ बात कर रहे हैं, बोथ ऑपरेटिंग मोड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप इसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, कोई पहली लोकेशन है, कोई जो है वो 10वीं लोकेशन है, कोई 12वीं लोकेशन है, तो आप उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब आते हैं इसकी नेचर किस तरह से है। नेचर के अंदर ये कि ये आपके पास जो है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता। इसके अंदर भी हमारे पास फिर काइंड्स मौजूद होती हैं। काइंड्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? जैसे हमने रोम की जैसे काइंड्स पढ़ी थी, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो रैम की काइंड्स हैं उसके अंदर आ जाती है एस रैम और डायनामिक रैम और एनवी रैम। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। एस रैम के अंदर रैम तो हमने पढ़ लिया किसकी एब्रीविएशन है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। अब स्टैटिक का क्या मतलब होता है? मतलब उर्दू में हम कहते हैं स्टैटिक को साकित, या जो है वो वेरी ना होने वाला के लिए हम स्टैटिक का लफ्ज यूज कर रहे होते हैं। जो हार्डवेयर के अंदर इसका ब्लॉक होता है किसकी मदद से बनती है? हार्डवेयर इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? तो ये फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से बनती है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है वो जो फ्लिप फ्लॉप्स खुद बने हुए हैं वो किसकी मदद से बन रहे होते हैं? वो ट्रांजिस्टर्स की मदद से बन रहे होते हैं। लेकिन हर फ्लिप फ्लॉप यानी एक फ्लिप फ्लॉप की स्टोरेज कैपेबिलिटी कितनी होती है? एक फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट्स को स्टोर कर सकता है? मैम 64। सिर्फ
एक फ्लिप फ्लॉप वन 64 बिट बिट्स मैम। 1 बिट मैम, 1 बिट। 1 बिट को करेगा। 64 जब करेगा जब आपके पास, आप पूरे रजिस्टर की बात करें तो एक रजिस्टर के अंदर अगर आप कहें 64 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो इसका मतलब है कि वो 64 बिट्स को स्टोर कर सकता है, या वो लोकेशन जो है वो 64 बिट्स की है। इन अदर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट वन फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 1 बिट स्टोरेज, राइट। अब डिपेंड करता है कि आपने जो मेमोरी की चिप ली है वो कितने उसकी जो एक लोकेशन है वो कितने बिट्स को स्टोर कर सकती है, तो हर लोकेशन में उतने ही फ्लिप फ्लॉप होंगे। लेकिन फ्लिप फ्लॉप खुद किससे बनता है, तो जो एस रैम है उसके अंदर एक एक फ्लिप फ्लॉप 6 जो है वो ट्रांजिस्टर्स की मदद से बन रहा होता है। आपने देखा है कि जब आप गेट्स बना रहे होते हैं आईसीज के, आप ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो लॉजिकल गेट की सर्किटरी भी आप पढ़कर आए होंगे कि किस तरह से गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट के ऊपर जाके और आप डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो बना रहे होते हैं। तो इसके अंदर पीछे जो बैकएंड के ऊपर हार्डवेयर इन्वॉल्व है वो ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं हर सेल के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर रिफ्रेशिंग मैकेनिज्म नहीं होता तो जो बिट है, यानी आपके पास जो उसकी वोल्टेज लेवल जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था या प्रीवियस क्लासेस में भी आप डिस्कस करके आए कि जो टीटीएल लॉजिक होती है या सीमॉस लॉजिक होती है उसका क्या मतलब होता है कि उसमें जो वोल्टेज की लेवल्स हैं उसके थ्रू आपको पता चलता है कि ये 1 के इक्वलेंट है या ये 0 के इक्वलेंट है। बाइनरी पैटर्न ये किसके इक्वलेंट बन रहा है। तो अगर रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बिट पैटर्न जो है वो उड़ सकता है, जब भी हम उसको कहते हैं कि ये स्टैटिक होने की वजह से ये वाली जो रैम है वो वोलाटाइल रैम है। इसी की जो दूसरी वेरिएशन है उसके अंदर क्या है, एनवी रैम जो है वो इंटरमीडिएट हमारे पास आ जाती है। एन स्टैंड्स फॉर नॉन, वी स्टैंड्स फॉर वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल रैम। अब ये नॉन वोलाटाइल रैम है तो एक तरह से तो ये रैम की डेफिनेशन को ही वायलेट कर जाएगा ना, कि रैम की डेफिनेशन तो आपके पास टेम्पररी स्टोरेज होती है। क्या, क्योंकि हमें बाज़ जगहों पर जो कंटेंट्स हैं वो बहुत देर तक के लिए चाहिए, और जिस तरह से रोम का मैकेनिज्म होता है या रोम का जो फीचर होता है देर तक कंटेंट्स को रिटेन करने वाला, तो इसकी एक इंटरमीडिएट वेरिएशन इन्होंने लॉन्च की और उसके अंदर दोनों के फीचर हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है नॉन वोलाटाइल रैम, एनवी रैम इन शॉर्ट। ये आपके पास जो है वो क्या है, ये लो पावर कंजम्पशन की मेमोरी चिप्स होती हैं, और यानी ये सीमॉस के ऊपर इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो टीटीएल के बजाय सीमॉस है। दूसरा ये कि अब अगर रैम है लेकिन ऐसी रैम है जो कि नॉन वोलेटाइल है जिसके कंटेंट्स नहीं उड़ते, तो ऐसा पॉसिबल कैसे होता है, ये कैसे मुमकिन है कि रैम है और उसके जो कंटेंट्स हैं वो उड़े ना। इसके लिए इन्होंने जो मैकेनिज्म रखा है वो ये रखा है कि इसके अंदर लगी होती है लिथियम इंटरनल बैटरी। उस बैटरी की वजह से क्या होता है कि ये बैकअप के ऊपर रखता है, लेकिन अब अगर आपको ये फीचर दे रहा है तो कोई चीज़ आपको फ्री में तो नहीं मिलती। तो इस फीचर की वजह से ये जो चिप्स होती हैं ये एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि कंटेंट्स जो हैं वो लॉस नहीं होते, और दूसरा ये कि इसकी जो लाइफ है, जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है कि 10 ईयर्स तक, और इसकी यूजेबिलिटी के ऊपर कि आप इसको कितना जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन आपको डेटा शीट में इसकी जो लाइफ है, जो लाइफ साइकिल है वो 10 ईयर्स तक का नज़र आता है। तीसरी जो वेरिएशन है हमारे पास वो है डी रैम। डी रैम, डी स्टैंड्स फॉर द डायनामिक रैम। अब हर जो भी आप आईसी एक्सक्यूज मी मैम, जी एक्सक्यूज मी मैम, मैम हमारे स्मार्ट कार्ड में एनवी रैम यूज होती है क्या? कौन सा स्मार्ट कार्ड मैम ये जो हमारा आईडी कार्ड होता है या जिसको जो हम आप शनाख्ती पहनते कार्ड हैं बोलते यूनिवर्सिटी का? हैं। नो मैम, लेकिन हमारी डेटा तो रिटर्न रहती है ना इसमें। रुके रुके, पहले मैंने आपसे पूछा है कौन सा स्मार्ट कार्ड जो आप यूनिवर्सिटी का कार्ड पहनते हैं, आईडी कार्ड, उसकी बात कर रहे हैं? नो 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 मैम, मैम फिर कौन हमारा जो सा? शनाख्ती कार्ड होता है, हमारा अच्छा, शनाख्ती कार्ड शनाख्ती होता है, कार्ड। हम्म। एनआईसी कार्ड, उसमें हमारी जो है एनवी रैम यूज होती है क्या? क्योंकि उसमें भी तो हमारी जो डेटा है वो रिटेन होती है ना। अब इसमें आपके पास जो है पर्टिकुलरली एनवी रैम पर्टिकुलरली मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आपको उसमें बैटरी का कहीं नजर आता है ऑप्शन, मतलब मैम बैटरी ऑप्शन तो उसके अंदर नजर नहीं विजिबल आता। नहीं, हाँ, कि बैटरी उसके अंदर विजिबल नहीं होती। ये सिम वाली जैसे टेक्नोलॉजी है ना, इसके अंदर वो वाली चीज है कि आपका डेटा जो है, क्योंकि इसका क्लाउड से भी तो लिंकेज है ना,
जैसे ही आप लगाते हैं कहीं पर तो वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है। तो ये खाली आपके कार्ड के अंदर नहीं है, इसकी आपके पास डेटाबेस के साथ भी कनेक्टिविटी है, ओके जिसकी मैम। वजह से वो उसको डेटा रिट्रीव करने में मदद मिलती है कि वो डेटा आपका रिटेन रहता है। क्लाउड का स्ट्रक्चर आपको पता है, क्लाउड क्या चीज होती है? हाँ मैम। आपका जैसे नो मैम। नादरा की डेटाबेस है जिसके अंदर आपका ये जो आईडी कार्ड्स या जो आपकी शिनाख्ती कार्ड वाली जो सारी डेटाबेस है वो वहां पर सेव है ना, एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर के ऊपर जहां से वो डेटा उठा रहा होता है। ये सिर्फ आपके पास जो भी डिवाइसेस हैं इस तरह की, आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट है, आईओटी का। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। बहरहाल इसके अंदर ये होता है कि आपका खाली कार्ड के अंदर नहीं है, कि आपका उसका क्लाउड का भी होता है। जब भी तो आजकल ये साइबर थ्रेट्स के आप बहुत सुन रहे होंगे कि आजकल साइबर थ्रेट्स जो है वो काफी चीजों के, या आप बैंकों से सुनते हैं कि बैंकों से जो है वो चोरी हो जाता है, कि खाली अगर आपका कार्ड हो लेकिन आपका पिन और ये चीजें मिल जाती हैं तो वो कैसे हैक हो जाती हैं, क्योंकि वो क्लाउड के ऊपर स्टोर है ना। यानी उसका स्टोरेज खाली कार्ड से रिलेटेड नहीं है, उसका क्लाउड एक तरह से आप समझ लें कि बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहां पर आपका डेटा स्टोर होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। जब भी वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं, या आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम टू टाइम सिक्योरिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे कि कहीं पर जो है वो आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो यूज़ हो रहा होता है, कहीं पे जो है वो सिर्फ पिन यूज़ हो रहा होता है। तो जहाँ पे सिर्फ पिन यूज हो रहा होता है तो वहां पर चोरी करना आसान होता है। ये डिफरेंट कॉल्स का आप नहीं सुन रहे होते कि जो है वो बैंक से अगर कॉल आए तो आपने पिन नहीं बताना या ये नहीं बताना, तो अगर आपने बता दिया तो वो कोई भी यूज कर सकता है। तो ये पॉइंट है, ये मतलब मैं क्लाउड का आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द मेमोरी डिवाइस, दैट्स यू कैन विजुअलाइज, क्योंकि आपको ये साइबर थ्रेट्स जो है वो बहुत सारी जगहों पर नजर आ रही होती हैं। अच्छा, अब हम डायनामिक रैम की तरफ आते हैं। मैम डायनामिक रैम, अब मैं क्वेश्चंस बीच में नहीं लूंगी, इन द एंड। एनवीरेम का थोड़ा बता दें कि उसका मटेरियल क्यों नहीं उठता, कंटेंट्स। क्योंकि लिथियम इंटरनल बैटरी लगी है ना उसके अंदर। आपका बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो पावर प्रोवाइड करके रखता है, इसलिए डायनामिक रैम हमारे पास जो होती है उसके अंदर जो हार्डवेयर होता है वो होता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि उसके अंदर कैपेसिटर अगर चार्ज हुआ है और आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। आपने फैंस के अंदर भी देखा है, या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आपने सर्किट्स के अंदर यूज किए होंगे, तो वहां पे भी जो है वो कैपेसिटर होता है। लेकिन कैपेसिटर को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो उसका मैकेनिज्म होता है। तो अगर उसको रिफ्रेश ना किया जाए तो वो चार्ज को लूज कर देगा। तो डायनामिक रैम के अंदर क्या है कि अगर आपको चार्ज को रिटेन करना है तो उसके लिए कांस्टेंट रिफ्रेश करने की जरूरत है। अब अगर आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है तो इसमें एक नुकसान ये है, या एक डिसएडवांटेज ये है, कि जिस वक्त आप रिफ्रेश कर रहे हैं उस वक्त आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और एक्सेस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि एक्सेस से मुराद हमारी है कि हम डेटा को राइट करने की बात कर रहे हैं या डेटा को हम रीड करने की बात कर रहे हैं। वो दोनों काम जो है वो नहीं हो सकते, यानी वो थोड़ी सी ग्लिच आएगी उस पीरियड के अंदर जिस तक वो रिफ्रेश हो रहा है, तो उस वक्त आप डेटा को रीड या राइट नहीं कर सकते। इसकी जो नेट मेमोरी साइज होता है वो छोटा होता है, लो कॉस्ट पर बिट होती है, और इसकी पावर जो कंजम्पशन है वो भी कम होती है। तो ये तीन हमारे पास जो है वो रैम की वेरिएशंस हैं। ओके, दिस वाज रिलेटेड टू द मेमोरी। अब मैं डायरेक्टली आती हूँ, जो हमारा इस हफ्ते का जैसे टॉपिक था वो है डायरेक्टली रिलेटेड टू द माइक्रो कंट्रोलर्स। नाउ वी हैव इनफ बेसिक नॉलेज and we can jump to the microcontroller section, but just a little discussion, prior discussion before coming to the microcontroller। कि माइक्रोकंट्रोलर के अंदर हमने पहले भी बात की थी कि बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं या बहुत सारे कंपोनेंट्स एक ही आईसी के अंदर मौजूद होते हैं। अब चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जो है
उसके अंदर आपस में डिफरेंस क्या है, कि कहाँ पर हम कह रहे होते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर है और कहाँ पर हम कह रहे होते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर है, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, अब अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, या एक जनरल जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये हमने शुरू की क्लास में भी डिस्कस किया था कि एएलयू तो उसका मस्ट पार्ट होगा, और एएलयू का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, ठीक है, जिसके अंदर सारी आपकी जो कैलकुलेशंस करने वाला काम है और फ्लैग्स हैं उनसे रिलेटेड, फ्लैग्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं या शिफ्टिंग ऑपरेशंस हैं वो सारे कहाँ से हो रहे होते हैं, एएलयू से होते हैं। अच्छा, अब जो हमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, उसके लिए हमें चाहिए कि हमें डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत है। तो वो डेटा कहाँ पर स्टोर हो, वो वेरिएबल्स जो आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो रहे होते हैं, वो हो रहे होते हैं रजिस्टर्स के अंदर। अब रजिस्टर्स जो हैं वो हमने जैसे पढ़ा ना कि आपके पास ये मेमोरी की चिप्स हो गई, तो इनके अंदर जो है वो जो लोकेशंस होंगी वो रजिस्टर के बराबर है, ठीक है। रजिस्टर्स के नाम अगर आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर देखते हैं तो रजिस्टर्स के नाम ऐसे होते हैं ए बी सी डी। अगर 8085 इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी हम बात करें तो उसके अंदर 8 रजिस्टर्स होते हैं, तो इस तरह से नाम होते हैं ए बी सी करके, ठीक है। लेकिन अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो वहां पर जो रजिस्टर्स के नाम होते हैं वो होते हैं R0, R1, R2 अप टू R31, टोटल 32 रजिस्टर्स होते हैं। तो ये आपके पास टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस हो गई, और टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस रजिस्टर्स की फॉर्म में हो गई। रजिस्टर्स का मतलब जो है वो क्या हो गया कि वही जो हमें बैकग्राउंड में पता है कि उसके पीछे जो है वो फ्लिप फ्लॉप के थ्रू वो बन रही होती हैं, और उसके अंदर आप क्या वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आप, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी C इज इक्वल टू A प्लस बी, इसका मतलब है कि जो A का वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो एक रजिस्टर में सेव होगी, और जो दूसरा वेरिएबल है B प्लस सी यानी C वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू दूसरे रजिस्टर में होगी। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कहेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये हुआ कि रजिस्टर A और रजिस्टर B, इसके अंदर वो दो वैल्यूज सेव होंगी। और अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वहां पे नाम चेंज होते हैं, R0, R1, R2। इसका मतलब है कि एक लेट्स से कि R1 में स्टोर हो गई वैल्यू, दूसरी R2 में स्टोर हो गई। जब डेटा या वेरिएबल्स की वैल्यू रजिस्टर्स में स्टोर हुई और आपको क्योंकि एडिशन करनी है तो एडिशन के लिए ये डेटा जाएगा किसके पास, एएलयू के पास। तो एएलयू के पास जाने के लिए ये जाएगा किसके थ्रू, खुद से इनके पाँव तो है नहीं जो डेटा उठ के चला जाए, इसको लेके जाने के लिए कोई पाथ होना चाहिए, कोई सिग्नल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये जो बस होती है जिसके थ्रू डेटा एएलयू तक जाता है, और क्योंकि ये विद इन द चिप होता है इसलिए हम इसको इस तरह की जो बसेस हैं उनको कहते हैं इंटरनल बसेस, ठीक। और अगर आप चिप से बाहर की तरफ भेजेंगे डेटा को या एड्रेस को या कोई कंट्रोल सिग्नल होगा तो वो फिर हो जाएंगी एक्सटर्नल बस। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर डेटा जाएगा तो इसको हम कहते हैं डेटा बस। यहाँ पर आपको तीनों तरह की बसेस लिखी हुई नजर आ रही होंगी, डेटा बस नजर आ रही है, कंट्रोल बस नजर आ रही है और एड्रेस बस नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास जो रजिस्टर्स के थ्रू जो भी, यानी रजिस्टर ए में जो डेटा पड़ा हुआ है या बी में जो डेटा पड़ा हुआ है ये जाएगा एएलयू के पास, और ये किसके थ्रू जाएगा, ये डेटा बस के थ्रू जाएगा। फिर एएलयू जो है वो अपनी सर्किटरी के थ्रू उनको ऐड करेगा। एएलयू के अंदर अर्थमेटिक के लिए एक और जो सर्किटरी होती है जो आपने डिजिटल के अंदर पढ़ी होगी वो क्या होती है, सम करने के लिए नंबर्स को, नंबर्स को अगर सम करना होता है, एडर्स। और एडर्स कौन कौन सी तरह के होते हैं, हाफ एडर्स होते हैं, फुल एडर्स होते हैं। एग्जैक्टली, हाफ एडर होता है, फुल Big एडर होता adder. है। हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं एडर से, Yes मैम, Yes adder subtractor मैम, use. इन्वर्टर्स लगाएंगे। उसमें जो कैरी की पिन होती है वो काम करती है कि अगर आपने इन्वर्ट करना है तो उसके अंदर कैरी वाला जो ऑप्शन है उसके थ्रू आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहरहाल जब आप माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं तो इसमें इंटरनली आपको सिग्नल नहीं देना पड़ता, जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू, यानी आपने C इज इक्वल्स टू A प्लस बी लिखा है या आपने
जो है वो जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसमें जो ये प्लस का साइन है, जो इसका सिंटेक्स है, उसी के थ्रू पता चल जाता है कि ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो वो इस ALU का जो सर्किट है उसको खुद ही डायरेक्ट कर देता है कि इसमें से एडर को एक्टिवेट करना है या इसमें जो है वो एडर को एज सबट्रैक्टर यूज करना है। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन की वजह से काम हो जाता है, आपको खुद से बैठ के सिग्नल्स जो है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब जब हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं का मतलब कि अगर मैंने जो इंस्ट्रक्शन लिखी, लेट्स से मैंने आपको ये कल बताया था कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो किस तरीके से होती हैं, वो नेमोनिक्स की फॉर्म में होती हैं। यानी अगर मुझे एडिशन करनी है तो मैं लिखूंगी ऐड, ठीक है, और ऐड किसको करना है इसके साथ फिर हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किन दो नंबर्स को ऐड करें। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं, तो पहला रजिस्टर हो गया R0 और दूसरा रजिस्टर हो गया लेट्स से R1। यही इंस्ट्रक्शन अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की टर्म्स में लिखूं तो वहां पे जो रजिस्टर्स होते हैं वो A और B की फॉर्म में होते हैं। तो लेट्स से वहां इंस्ट्रक्शन हो गई ऐड A, B। अब इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, दिस इज इक्वलेंट टू जैसे कि आपने C या C++ के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी और वो आपने इस तरीके से लिखी हुई है ऐड A + B, ठीक है। ये वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं जो कि इन हार्डवेयर के फिजिकल रजिस्टर्स के अंदर जाके सेव हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो नेमोनिक पार्ट हो गया वो क्या हो गया, ये ऐड हो गया। मोस्टली जो है वो आपके पास 3 लेटर्स के अल्फाबेट जो है वो आपको नजर आते हैं, ठीक है। जो हम पहला ऑपरेंड दे रहे होते हैं, ऑपरेंड का क्या मतलब होता है, ऑपरेंड की टर्म किसको डिफाइन करती है? मैम जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है उसके बीच। जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो यहाँ पर ऐड जो है ना वो ऑपरेशन को ऑपरेंड क्या चीज है? मैम जिन वेरिएबल्स के साथ कर रहे हैं हम, मींस A and B। हाँ, कि हमें ये ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म करवाना है, यानी जो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेंड हो गए वो रजिस्टर्स हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो आपके R0 और R1 हो गया, ये हो गए इसके अंदर ऑपरेंड, और या यहाँ पर A और B जो है वो क्या हो गया आपके पास, वो हो गया ऑपरेंड, ठीक है। तो मैं ऑपरेंड को पूरा नहीं लिख रही क्योंकि ये पेन की तरह से लिखना टच पैड से बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो ये ऑपरेंड हो गया। अब इसमें एक और चीज है कि इसका हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है ना कि किस वेरिएबल को पहले लिखना है या किस रजिस्टर को पहले लिखना है, या उसके अंदर जो नोटेशन यूज करनी है। जैसे यहाँ प्लस या मल्टीप्लाई करना होता तो हम स्टेरिस्क यूज कर रहे होते हैं बजाय एक्स लिखने के या क्रॉस साइन यूज करने के। तो इसी तरीके से जब हम इंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिखते हैं, इसमें एक सिंटैक्स होता है कि जो पहला पार्ट होता है इसका, यानी ये जो आपने शुरू में लिखा हुआ है, ठीक है, शुरू में आपने क्या लिखा हुआ है, R0 लिखा हुआ है या A लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो रजिस्टर होता है वो कहलाता है डेस्टिनेशन रजिस्टर, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर R1 है या B है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा होता है सोर्स रजिस्टर। अब क्या मतलब है, यानी R1 का डेटा ऐड करे R0 के अंदर, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो स्टोर करे R0 के अंदर। यानी जो भी आप पहले दे रहे हैं ना रजिस्टर, वो कहलाएगा कि ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है। सम होने के बाद जो डेटा जाएगा वो किस में जाएगा, R0 में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर A, B था, इसका मतलब है A का डेटा और B का डेटा, यानी ये इक्विवेलेंट है एक तरह से जो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन हो गई। ये हो गई इक्विवेलेंट कि आप रजिस्टर A के अंदर ही सेव कर रहे हैं A + B, या जो पहला केस था उसका क्या मतलब है, पहला केस इसका मतलब है कि R0 के अंदर आप सेव करेंगे R0 + R1।
इसका डेटा, तो ये आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर का काम करेगा जो भी आपने पहले लिखा है। तो ये डेटा आपके यहाँ चला गया ALU के पास रजिस्टर्स के थ्रू। अच्छा, इंस्ट्रक्शन की जो मैं बात कर रही थी कि वो आपके पास यहाँ पर एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जब आपने ये जो इंस्ट्रक्शन दी है ऐड वाली इंस्ट्रक्शन, ये किस में कन्वर्ट होगी? आपने लिखा तो इस तरह से है, प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो आपने इस तरीके से लिखी हुई हैं। तो अगर आपने इस तरीके से लिखी हैं ये इंस्ट्रक्शन, इसको मैं इरेज कर दूं कि ये इसको मिटा रहा है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जब कन्वर्ट होगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगी? इसके बाद जो भी लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज के बाद, चाहे हायर हो, चाहे असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे हायर लेवल लैंग्वेज हो, वो किस में कन्वर्ट होती है? मशीन कोड के अंदर। तो इसकी जो है, हाँ, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो जब ये इसका कोड बनेगा, ठीक है, कोड के अंदर अगर हम देखें तो ये जो ऐड इंस्ट्रक्शन है इसका जो ओपी कोड है, लेट्स से कि ओपी कोड का मतलब ऑपरेशन कोड, ठीक, तो ऑपरेशन कोड लेट्स से उसमें हमें मिलेगा कि ये 80 के इक्वलेंट है, और बाकी जो है वो उसके बाद बाइट्स होंगी जो कि ये बताएंगी लेट्स से कि ये अगर 75 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो रजिस्टर्स हैं वो कौन से हैं, इसके अंदर R0 और R1 इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये जब इसको ट्रांसलेट किया उसने असेंबलर ने या कंपाइलर ने, तो उसको जो पहली बाइट मिली, यानी ये आपके पास एक तरह से ये क्या हो गई, 2 बाइट्स हो गई, ठीक है। अब उसको जब पहली बाइट मिली, वो क्या बाइट मिली है? वो मिली है 80। तो ये जो 80 है, ये पहली बाइट जब फैच करता है कंप्यूटर या CPU, तो वो पहली बाइट को कहाँ लेके जाता है? वो लेके जाता है, पहली बाइट मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसकी सबसे पहली बाइट जो है वो जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो क्या काम करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो है वो क्या काम होता है कि आपके पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी बाइट्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन का तो प्रोग्राम नहीं होता ना, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम होता है। तो जो सबसे पहली बाइट होती है, इट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपी कोड, कि उससे पता चलता है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। अगर 80 लिखा है लेट्स से, तो इसका मतलब एडिशन करना है। 90 लिखा है लेट्स से, ये कोड्स मुझे क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के ज़्यादा रटे हुए हैं कि ऐड का 80 होता है, सबट्रैक्ट का जो है वो 90 होता है, दे आर नॉट द सेम फॉर द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के ये लिए इनकी जो ओपी कोड स्कीम है या बिट पैटर्न है या कोड है वो डिफरेंट होता है। हर प्रोसेसर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट होता है कि उसका जो मशीन कोड है वो किसके इक्वल है, और वो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसका आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो कंट्रोलर का, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन का क्या ओपी कोड बनता है, ये आपको दिया जाएगा, उसको आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये काम माइक्रो प्रोसेसर का ही होता है या माइक्रो कंट्रोलर का ही होता है कि वो पहली बाइट को जैसे फैच करे, या जो उसने फैच करने के बाद वो कोड कहाँ पे रखा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से उस कोड के मायने निकालना कि अगर 80 आया था तो क्या करना है, मतलब ये ALU या ये जो पूरा का पूरा CPU है वो वेट करता है कि उसको करना क्या है। वो करना क्या है कौन बताता है? वो बताता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर सर्किटरी, या ये जो पूरा ब्लॉक है इंस्ट्रक्शन डिकोडर टाइमिंग एंड कंट्रोल। ये कुछ जनरल फीचर्स हैं जो आपके माइक्रो प्रोसेसर में भी मौजूद होते हैं, जो आपके माइक्रो कंट्रोलर में भी मौजूद होते हैं, क्योंकि CPU तो आपके पास हर जगह में मौजूद होता है ना। तो अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा? डिकोडर का लफ्ज क्या बताता है कि इंफॉर्मेशन को डिकोड करना। किस तरह की इंफॉर्मेशन को डिकोड करना? इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। यानी 80 का जो कोड है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने भेजा इंस्ट्रक्शन डिकोडर को। डिकोडर अपनी डिकोडर एक तरह से, या जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर है वो एक तरह से डिक्शनरी का काम करता है। जब आपको किसी लफ्ज के मीनिंग देखने होते हैं तो आप क्या करते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं ना कि ये वर्ड है तो इसके क्या मीनिंग है। बिल्कुल उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आ गई वो बाइट, वो ऑपरेशन कोड, वो उसने भेज दिया इंस्ट्रक्शन डिकोडर को कि इसके मीनिंग देखो। अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर बताएगा कि अच्छा 80 ये तो एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा 90 ये सब्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसके अकॉर्डिंगली वो डायरेक्ट करेगा टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन को।
क्या मतलब है टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन से? टाइमिंग का मतलब ये है कि हर इंस्ट्रक्शन का एक प्री डिटरमाइंड फिक्स टाइम पीरियड होता है कि ये इंस्ट्रक्शन 2 मिलीसेकंड में कंप्लीट होगी, ये इंस्ट्रक्शन 4 मिलीसेकंड में कंप्लीट होगी। कैसे फिक्स्ड होता है? क्योंकि उस ये चीज इसके अंदर सीपीयू के अंदर वायरिंग के थ्रू रखी गई है। इसके अंदर ये लॉजिक बिल्ड की गई है कि अगर इंस्ट्रक्शन सिंपल है, जैसे कि हमने ये वाली एग्जांपल की कि हमें सिर्फ एडिशन करनी है और इसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ कहाँ पर होगा, 2 रजिस्टर्स के अंदर होगा, R0 और R1 में। तो ये डेटा फैच करने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि जो डेटा इसको चाहिए वो 2 रजिस्टर से चाहिए और वो 2 रजिस्टर्स इस सीपीयू के अंदर ही मौजूद हैं, किसी रैम की चिप से या किसी रोम की चिप से बाहर से एक्सटर्नली डेटा को लेकर नहीं आना है, तो इसको कम टाइम लगेगा। तो ये प्री डिटरमाइंड फिक्स ड्यूरेशन है। उतने ड्यूरेशन के लिए इसका जो टाइमिंग सेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा कि पहले डेटा को यानी रजिस्टर ए से डेटा जो है वो लेकर आए और उसको एएलयू में भेजे, फिर रजिस्टर बी का जो डेटा है उसको एएलयू में भेजे, या अगर आप माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो R0 का डेटा एएलयू में भेजे, R1 का डेटा जो है वो एएलयू के अंदर भेजे। ठीक है, तो इसका फिक्स ड्यूरेशन है। कंट्रोल सर्किटरी क्या करेगी? किस वक्त रजिस्टर्स को एक्टिवेट करना है, किस वक्त एएलयू को एक्टिवेट करना है, किस वक्त अगर रजिस्टर्स जो हैं या जो टेम्पररी लोकेशंस हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, अगर वो चिप से अंदर मौजूद हैं कि आपने जो रैम या रोम है वहाँ है तो उसको करना है तो वहां से लेकर आए। तो ये जो कंट्रोल सेक्शन है वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा ब्लॉक है जिसको कि एक्टिवेट करना है। आपने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े, आपने काउंटर्स पढ़े, आपने शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़े, वहां पे आपको याद है कि इनेबल का सिग्नल होता था जिससे ये पता चलता था कि ये कौन सी चिप जो है वो किस वक्त काम करेगी। अगर आप उसको वो एक्टिवेशन सिग्नल नहीं देते थे तो वो वाली जो चिप्स हैं वो इनेबल नहीं होती थी और उसका जो आउटपुट है वो आपका, जैसे आपने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा तो डी वाला जो भी इनपुट आ रहा है वो क्यू के ऊपर अपेयर नहीं होता था, आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता था कि डी उसको जो है वो इनेबल वाला कब मिल रहा है। या अगर आप जो है वो सिंक्रोनस मोड के अंदर यूज कर रहे होते थे, 2 तरह के आपने पढ़े होंगे ना, ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस, क्या फर्क होता है दोनों में? मैम उनमें क्लॉक का फर्क होता है कि इनेबल करने के लिए एक की क्लॉक कांस्टेंट होती है और दूसरे में वेरिएबल ट्रिगरिंग। एसिंक्रोनस में टाइमिंग फिक्स नहीं होती। आंसर सही है वैसे आपका। तो एसिंक्रोनस के अंदर जो है वो टाइमिंग फिक्स नहीं होती, हम किसी मैम भी डिले वक्त आता है थोड़ा सा उसमें। सॉरी मैम डिलेज होते हैं थोड़े से इनकाउंटर्स में, क्योंकि जो सिग्नल जा रहा होता है क्लॉक का, मींस वो एक साइड से आउटपुट लेके फिर उस दूसरी साइड की इनपुट पे जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन वो डिले भी तो फिक्स होता है ना कि हर फ्लिप फ्लॉप जो है उसका डिले जो है वो फिक्स होगा। आउटपुट पे आने में कितना टाइम लगा रहा है वो टोटल क्यूमुलेटिव होके आपको एंड पे जो है वो मिलेगा, रिपल काउंटर्स की जैसे आप बात कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो आउटपुट के ऊपर इनपुट का इफेक्ट आ रहा है वो अगर आप सिंगल फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो अगर आप एसिंक्रोनस यूज कर रहे हैं तो वो आपके हाथ में है कि लेट्स से कि आपने 4 सेकंड के बाद उसको इनेबल किया तब वो आ जाएगा, आपकी मर्जी आपने 10 सेकंड के बाद किया तब आ जाएगा उसके आउटपुट पे। लेकिन अगर आप क्लॉक सिग्नल यूज कर रहे हैं तो क्लॉक का मतलब ये है कि उसका जो पैटर्न है वो फिक्स है। यानी क्लॉक तो 50% ड्यूटी साइकिल होता है ना कि 50% हाई और 50% जो है वो लो, आधा टाइम हाई होगी आधा लो होगी। लेट्स से कि 2 मिली सेकेंड के लिए वो हाई है तो 2 मिली सेकेंड के लिए वो लो है, तो नेक्स्ट जो राइजिंग एज आएगा वो हर 2 मिली सेकेंड के बाद ही आएगा। उसमें से वेरिएशन नहीं होगी कि राइजिंग एज पहला वाला 4 सेकेंड के बाद आया, दूसरा वाला 8 सेकेंड के बाद आया, या जो है वो 1 सेकेंड के बाद आ रहा है। वो एक आपका फिक्स पैटर्न है। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंट्रोल सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ तो ये इसका मतलब है कि सर्किटरी को इनेबल करना कि डेटा आपको कहाँ से चाहिए, किसी पेरिफेरल डिवाइस से चाहिए यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस से चाहिए, या आपको वो मेमोरी डिवाइसेस से चाहिए। तो कंट्रोल सेक्शन जो है वो आपकी चिप्स को इनेबल करके देगा, यहाँ से जो है वो इस तरह के सिग्नल को जनरेट करेगा। या अगर आप जो है लेट्स से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लिखने का मतलब ये, जैसे आप C++ के अंदर जब प्रोग्रामिंग करते थे तो डेटा को जब राइट करना होता था तो आप किस तरह की इंस्ट्रक्शन, वहां पर तो आपके पास ऑप्शन ही ये होती थी ना स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने वाली, तो वहां पर आप इंस्ट्रक्शन कैसी देते थे, सी आउट या सी इन। यहाँ पर अगर हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर
हमें लिखना होता है, अगर मेमोरी पे लिखना होता है तो इसके लिए जो हम ऑप्शन देते हैं वो कैसी ऑप्शन दे रहे होते हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है ये होती है कोड की इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। या हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शन होती है लोड की इंस्ट्रक्शन होती है। ये होती है मेमोरी के ऊपर लिखने के लिए या मेमोरी से पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर हम किसी पेरिफेरल डिवाइस को यूज करते हैं तो उसके लिए बकायदा उसका जो नेमोनिक है वो होता है इन होता है या आउट होता है। इन का मतलब है किसी इनपुट डिवाइस से डेटा ले। इनपुट डिवाइस आपका कीपैड हो सकता है, इनपुट डिवाइस में आपके स्विचेस हो सकते हैं, यानी पोर्ट से डेटा ले। आप कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर भी देखते हैं कि जब भी आप कोई यूएसबी डिवाइस लगा रहे हैं या कोई आप प्रिंटर लगा रहे हैं तो वो पोर्ट्स के ऊपर लगाते हैं ना। तो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर इन या आउट के साथ हम स्पेसिफाई करते हैं पोर्ट का एड्रेस कि हम कौन सा पोर्ट एड्रेस यूज कर रहे हैं। अच्छा वैसे क्योंकि मैं एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस कर रही होती हूँ ना कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे ये जरा कोई बताएगा कि अगर मुझे जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या आप कोई अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है तो वो किस एड्रेस पे लगा हुआ है, या इसके अंदर जो कीबोर्ड लगा हुआ है तो वो किस एड्रेस पे लगा हुआ है, किस पे कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, या आपका जो प्रिंटर है वो किस एड्रेस के ऊपर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, ये कैसे मालूम करते हैं, हम कर सकते हैं? कभी किया है इसको विजुअलाइज? जी मैम। कहाँ से करते हैं? मैम कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज होती है, उसमें हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उसमें हमें ड्राइवर्स एप्लीकेशन मिलती है, तो वहाँ पे पता चलता है कि हमें पेरिफेरल डिवाइसेस कहाँ पे लगे हुए हैं और उनकी एड्रेसेस क्या है। हाँ तो आपके पास जो है वो आप इसके अंदर कंट्रोल मैनेजर के ऊपर अगर जाते हैं तो वहां पर आपको जो है वो हर डिवाइस का जो जो डिवाइसेस आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हैं उनकी बकायदा आपको एड्रेस रेंजेस जो हैं वो पता चल जाती हैं कि कौन सा कंप्यूटर आपने सॉरी कौन सी जो डिवाइस है वो कहाँ पर लगाई हुई है। अब लेट्स से कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्डिनो के ऊपर काम किया है? हॉबी प्रोजेक्ट्स हम बना रहे होते हैं ना, या आपने अगर यस किसी मैम हमने किया है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आप केबल यस लगाते मैम। हैं तो वो कॉम डिफरेंट दे रहा होता है, कभी कॉम 3 दे रहा होता है किसी आर्डिनो का बोर्ड लगाने में, कभी कॉम 5 दे रहा होता है। तो ये कॉम 3 और कॉम 5 क्या है? ये आपके जो है वो ये यूएसबी सीरियल पोर्ट है उसके एड्रेसेस हैं वो डिफाइंड होते हैं। अब ये भी आपका होमवर्क है कि आपने एक्सप्लोर करना है और इसकी मुझे स्क्रीनशॉट भेजनी है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट्स लगे हुए हैं वो कौन कौन से एड्रेसेस को बिलोंग करते हैं। इसको एक्सप्लोर करना है कि कहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और कोई भी जो है वो एक या दो डिवाइसेस को मुझे मेंशन करके भेजें कि आपके कंप्यूटर के अंदर लेट्स से कि जो ये कीपैड है या प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है पीआईसी कहलाता है वो किस एड्रेस के ऊपर लगा हुआ है। कोई भी दो डिवाइसेस उसके एड्रेसेस निकाल के आपने एक्सप्लोर करके उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेजनी है। अच्छा पॉइंट ये हुआ कि मैं पोर्ट पे चली क्यों गई इस तरफ, क्योंकि आपकी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका पोर्ट का एड्रेस होता है कि किस पोर्ट एड्रेस से आपने कौन सी डिवाइस कनेक्ट की हुई है इनपुट की या कौन सी डिवाइस की हुई है आउटपुट की। तो जब आप इन या आउट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसका मतलब बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ये समझ में आ जाती है कि इसके साथ लाजमी जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, पोर्ट एड्रेस होगा, क्योंकि हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें मेमोरी पे लिखना है या मेमोरी से पढ़ना है, मेमोरी का मतलब अगर मुझे चिप से पढ़ना है वो रैम की चिप हो गई वो रोम की चिप हो गई, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी वो स्टोर की होंगी और लोड की होंगी। अब स्टोर का जो नेमोनिक हो गया वो हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर के डेटा शीट के अंदर इंस्ट्रक्शन के सेट के अंदर कि इसको ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने देखा कि अच्छा ये एसटी से कर रहा है। या लोड की जो है उसके लिए क्या नेमोनिक यूज कर रहा है, क्या अल्फाबेट यूज कर रहा है, तो वो लेट से निकल आया एलडी। तो एलडी या स्टोर एसटी जब भी यूज होगा इसका मतलब है कि ये किसी पेरिफेरल डिवाइस के लिए नहीं है बल्कि ये मेमोरी के लिए। तो इसके साथ जो यहाँ पर मेंशन होगा नंबर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेट्स से कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8002 हेक्स, इसका मतलब है कि ये मेमोरी की बात हो रही है कि मेमोरी में 8002 लोकेशन जो है उसके ऊपर स्टोर करे। ठीक,
या अगर आपने जो है किसको स्टोर करे वहां पे आपको ये भी बताना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं कहूँ R0 या R1, इसका मतलब है रजिस्टर R1 में जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको 8002 मेमोरी लोकेशन एड्रेस के ऊपर स्टोर कर दे। या लोड करना है तो लोड करने में आप बताएंगे कि कहाँ से लोड करे और किस रजिस्टर में लेकर आए। लेट्स से कि मैंने कहा कि R0 एक रजिस्टर है, उसके अंदर डेटा को लेकर आए, और यानी यही जो 8002 लोकेशन है मुझे उससे पढ़ना है डेटा बजाय लिखने के, तो इसको लिखने का तरीका असेंबली लैंग्वेज में ये होगा। अब इसमें जो नोट करने वाली बात है वो क्या है कि आपका जो नेमोनिक है ना, जो एसटी या लोड, इसका ओपी कोड होगा डिफरेंट। लेट्स से इसका ओपी कोड सपोज कर लेते हैं अजम्पशन कि स्टोर का जो है वो 70 है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन आपने लिखी स्टोर की, तो इसका मतलब है इसने जब ये कन्वर्ट करेगा इसको मशीन कोड में, उसने उसका बनाया 70। अब ये 70 मैं किस टर्म में कह रही हूँ, हेक्साडेसिमल में। और अगर मैं हेक्साडेसिमल कह रही हूँ तो उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करके 70 हेक्स जो है वो बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जा रहा होगा असेंबलर के थ्रू किसके पास। अब इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले ये किसके पास जाएगा, जिससे इसको पता करना है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो इसको कहाँ जाना चाहिए, इस पूरे डायग्राम में किस जगह पे जाना चाहिए। मैम इंस्ट्रक्शन डिकोडर पहले जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, उसके बाद रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन, हाँ पहले जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और वो भेजेगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर को। अब जब इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास ये गया 70, तो वो कहेगी कि अच्छा 70 तो जो कोड है वो किसका है, वो स्टोर का कोड है। ठीक, स्टोर से उसको फिर जब कोड पता चल गया तो उसको क्या पता चला कि ये स्टोर करने की इंस्ट्रक्शन है, और स्टोर करने का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करना है। तो मेमोरी लोकेशन की जब बात आ गई तो इसका मतलब है चिप इन्वॉल्व हो गई कि रैम की चिप है या रोम की चिप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मेमोरी की जो चिप है उसको इनेबल कर दे, उसका चिप सिलेक्ट का सिग्नल है या इनेबल का सिग्नल है, तो वो हार्डवेयर सिग्नल जनरेट कर दे। अब वो हार्डवेयर सिग्नल जो जनरेट होगा वो किस बस के थ्रू जनरेट होगा, एड्रेस बस। नहीं, सिर्फ सिलेक्शन वाला कंट्रोल मेमोरी। बस, कंट्रोल यस, बस। वो कंट्रोल बस के थ्रू होगा। जब हम ये बात करेंगे ना कि किस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर सेव करना है, तो वो पर्टिकुलर एड्रेस जो है इस केस में जो मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी वो क्या है, 70H। 70 तो ओपी कोड है कि परफॉर्म क्या करना बाइनरी कोड हो गया ना। 70 इज द ऑपरेशन कोड, व्हाट टू परफॉर्म, करना क्या है। लेकिन 80 हो गया। कहाँ पे स्टोर करना है वो एड्रेस हमारे पास क्या है, मैम वो ये बाइनरी एड्रेस कोड है, है ना। वो ये एड्रेस है 8002। तो जहां पे हमें स्टोर करना है 8002, इसका मतलब है ये एड्रेस जनरेट करे एड्रेस बस के ऊपर, क्योंकि एड्रेस बस का काम होता है कि वो लेके जाती है वो एड्रेस कहाँ पे सेव करना है। ठीक, क्या करना है, उससे रिलेटेड जो सिग्नल है वो कंट्रोल बस के ऊपर आएंगे। कहाँ पे सेव करना है, तो कहाँ के लिए जो है वो कौन सी बस यूज होगी, एड्रेस बस यूज होगी। क्या करना है, सेव पर्टिकुलरली क्या करना है, तो सेव, अब आप अगर आपके पास इसमें कौन सा रजिस्टर था जिसके कंटेंट्स को हम सेव करना चाह रहे हैं, जो इसके दूसरे ऑपरेंड के अंदर है 8002 पे किसका डेटा सेव करे, इस इंस्ट्रक्शन में वो क्या, R1। R1। ठीक, तो ऑपरेंड से जो मैंने पूछा था ना कि ऑपरेंड से क्या मुराद है, ऑपरेंड से मुराद है कि वो ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म करना है या किसकी मदद से परफॉर्म करना है, वो कहलाएंगे ऑपरेंड। तो ये आपके पास R1 का डेटा स्टोर करे लोकेशन के ऊपर, तो वो जो आपके पास डेटा है वो किसके थ्रू जा रहा होगा, रजिस्टर से डेटा उठाएगी डेटा बस और उसको भेजेगी मेमोरी चिप के ऊपर। तो इस तरीके से इसके अंदर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन डिकोडर का रोल बताया, यानी वो डिक्शनरी का काम करेगा कि इसकी मीनिंग क्या है, किसको डिकोड कर रहा होगा, ऑपरेशन कोड को डिकोड कर रहा होगा। ठीक है,
टाइमिंग का क्या रोल होगा कि ये इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होनी है। अब कोई इंस्ट्रक्शन है जिसको 2 बाइट्स चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शन है जिसको 4 बाइट्स चाहिए, तो जो 4 बाइट वाली है उसको ज्यादा टाइम चाहिए। कंप्यूटर जो है वो सिक्वेंशियल मैनर के अंदर काम करता है, ये पहले एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को उठाता है। तो अगर पहली इंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हुई है और टाइमिंग सेक्शन जो है उसने एलोकेट नहीं की उसको स्लॉट, तो फिर तो वो दूसरी इंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है। इसलिए टाइमिंग का रोल क्या होता है कि पहले जब तक पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए वो दूसरी इंस्ट्रक्शन के लिए सिग्नल जनरेट ना करे। तो टाइमिंग जो है वो उतनी इतनी चंक्स जनरेट करेगा जितना किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के अंदर टाइम चाहिए होता है। फिर कंट्रोल सेक्शन जो है वो इस तरह के सिग्नल जनरेट करेगा कि अब डेटा आपको कहाँ से चाहिए, अब एड्रेस जनरेट करना है तो वो कौन सी आईसी का चाहिए। तो इस तरह का जो सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल बस के ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से आपका जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन है उसका ये काम होता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एक कॉन्सेप्ट फ्लैग का। अब ये जो फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स का क्या मतलब होता है, आमतौर पर हम फ्लैग का जो लफ्ज है वो किसके लिए यूज करते हैं। मतलब अगर हम कंट्रीज के फ्लैग की बात करें तो वो इंडिकेट करते हैं कि अगर हम ग्रीन और वाइट और ये चांद सितारा बना हुआ है तो वो फौरन समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान का फ्लैग है। यही चांद सितारा है लेकिन उसके कलर्स जो हैं वो रेड और वाइट है, तो वो कहाँ का होता है, पता है किसी को? तुर्की। टर्की का। राइट। तो पहचान है ना, इंडिकेशन है कि फ्लैग्स की इंडिकेशन है। अच्छा, अगर फुटबॉल का मैच चल रहा है और किसी प्लेयर को रेफरी ने रेड कलर का कार्ड दिखाया, इसका क्या मतलब है? मैम आउट है वो, मतलब ग्राउंड से। टीम से जो है उसको, टीम से आउट या मैच से आउट? मैच से आउट, ग्राउंड से आउट हो जाएगा। ग्राउंड से आउट हो जाएगा। और अगर येलो कलर का कार्ड दिखाया या ग्रीन कलर का कार्ड दिखाया, इसका मतलब? मैम इसका नहीं पता। वार्निंग है, वार्निंग। वार्निंग। शूट आउट में। तो हर कलर की एक अपनी पहचान है ना, हर गेम के लिहाज से। लेकिन अगर आप जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हैं, कलर का जो है उसकी अपनी पहचान है। या आप जो है वो फ्लैग्स देखते हैं उसके अंदर ट्रेन के सिग्नल्स के लिहाज से, कि वहां पर जो है उसका कलर जो है वो डिफरेंट तरीके से बता रहा है। तो फ्लैग का मतलब बेसिकली डिफरेंट जगहों पे जो आपको नजर आता है उसका मतलब होता है ये इंडिकेशन है, किसी भी चीज की इंडिकेशन है। अब माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के अंदर फ्लैग्स का मतलब क्या है कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं ये उसकी इंडिकेशन होती है कि कैलकुलेशंस आपकी किस तरह की परफॉर्म हुई हैं। अगर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एडिशन के नतीजे में क्या हो सकता है, कैरी जनरेट हो सकता है। तो एक फ्लैग आपके पास कैरी होता है जो इंडिकेट करता है कि लेट्स से कि आपने 2 नंबर्स को ऐड किया और उन नंबर्स के नतीजे में कैरी जनरेट हो रहा है। कैरी जो है वो आपने, इसमें आपकी जो हेक्साडेसिमल नंबर्स है ना उसमें आपकी एडिशन, अब ये मैं दोबारा से बात बोल रही हूँ कि आपकी ये वाली जो चीज़ है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए हेक्साडेसिमल नंबर्स को डील करने वाली। लेट्स से कि अगर मैं ये लिखूं कि एक नंबर है मेरा 0F, ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूं 01। ये क्यों नहीं जा रहा नीचे? यहाँ दिखा देती हूँ, वहां का पॉइंटर ही काम छोड़ दिया है उसने। एक नंबर जो है वो आपका हो गया 0F, ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 01। क्या आप मुझे ये डायरेक्टली बता सकते हैं कि इनको ऐड करने के बाद मुझे सम क्या मिलेगा? 10 क्या मिलेगा, थोड़ा लाउडली बताएंगे? 10 10 मिलेगा। अब ये जो आपको 10 हेक्साडेसिमल मिला, इसमें जब आप f को और 1 को ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है? 10। 0 यहाँ पर आया, यहाँ से क्या जनरेट होगा? कैरी जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है। लेकिन ये बाइट के अंदर, क्योंकि ये पूरी बाइट का डेटा है ना, 0F या 01 पूरी बाइट है,
ये कैरी आपके पास किस पोजीशन पे जनरेट हुआ था f और 1 को ऐड करने के बाद? हाफ पोजीशन पे, यानी 4 बिट्स के बाद आपको ये मिला। तो जो हाफ पोजीशन पे कैरी जनरेट होता है उसको हम कहते हैं हाफ कैरी। और अगर इस कंप्लीट डेटा में से अगर हमारे पास आता, यानी लेट्स से मैं कहूँ कि ये डेटा मेरे पास होता FF, ठीक है, तो अब मुझे जो है वो कैरी यहाँ से भी मिलता ना, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड है या निबल है यहाँ से भी मिलता, तो ये आपके पास कहलाता फुल कैरी। यानी सिंपल वर्ड्स में आप कह लें कि एक कैरी आपका होता है 4th बिट के ऊपर जनरेट और एक होता है आपका 8वीं बिट के ऊपर जनरेट। इन दोनों को हम अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर जनरेट हो रहा होता है उसको हम सिंपली कैरी कहते हैं, या उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, ठीक है, जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से जनरेट हो रहा होता है। और जो आपका 4th बिट पे जनरेट हो रहा होता है, यानी निबल पोजीशन से जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं हाफ कैरी और उसको हम HC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन हो गई आपके पास किस तरह की चीज की, कि आपने एडिशन अगर की है तो आपके पास जो है वो कैरी जनरेट हो रहा है निबल पोजीशन से या मोस्ट सिग्निफिकेंट से। अच्छा, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहूँ और सब्ट्रैक्शन के अंदर जिस नंबर से आपको, जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर छोटा है, मतलब अगर मैं 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तो इसकी इंडिकेशन आपको कैसे मिलती है, ये कैसे पता चलता है? जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, बाइनरी की सब्ट्रैक्शन आप करके आए होंगे ना, या हेक्साडेसिमल की, और अगर नंबर जो है वो आपके पास छोटा हो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या लेना पड़ता है? मैम बिट्स लेनी पड़ती मैम होंगी। उसको क्या कहते हैं टेक्निकली, उसको क्या कहते हैं? बोरो। मैग्नीट्यूड। बोरो, बोरो कहते हैं। तो ये जो बोरो होता है, आपने हाफ एडर में, फुल एडर में भी पढ़ा होगा, तो बोरो के लिए जो पिन होता है या जो सिग्नल होता है उसका नाम क्या होता है? मैम कैरी इन, मतलब कैरी ही होता है बेसिकली। मैम इन मतलब जो हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम +5 वोल्ट, ताकि वो 1 शो करे। वोल्टेज के लिहाज से नहीं कह रही, आपका जो कैरी है जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वही आपका बोरो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कि अगर आपने बोरो लिया है तो वो कैरी वाली जो बिट है उसके ऊपर शो होता है कि ये जो है वो आपने बोरो लिया है। तो इसी तरीके से जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं और इस तरह का कोई केस आ जाए कि जिसमें छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए फ्लैग्स, ठीक है। तो फ्लैग्स का जो है वो मतलब क्या हुआ, मतलब इस फ्लैग रजिस्टर के अंदर ये भी एक रजिस्टर होता है, और क्योंकि हम 8 बिट का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो हमारा जो रजिस्टर का साइज होगा वो 8 बिट का ही होगा हर रजिस्टर का, चाहे वो जनरल पर्पस रजिस्टर हो, जैसे हमने R0 R1 या ABC की बात की जिसके अंदर कोई भी डेटा हम रख सकते हैं। जनरल पर्पस का मतलब है जिसके थ्रू हम एडिशन करवा लें, सब्ट्रैक्शन करवा लें, ये जनरल पर्पस हो गए। लेकिन जो फ्लैग रजिस्टर है उसका एक अपना स्पेशल फंक्शन है, उसका एक स्पेशल काम है कि उसने इंडिकेशन करनी है कि जो कैलकुलेशंस हुई हैं उनकी नेचर क्या है। क्या नंबर, दो नंबर्स को आपने ऐड किया तो वो नंबर रेंज से बढ़ गया, क्योंकि जब भी कैरी जनरेट होगा इसका मतलब है 8 बिट की रेंज से डेटा बढ़ जाएगा, और 8 बिट से रेंज की रेंज से डेटा का बढ़ जाना, इसको इंडिकेट करने के लिए कौन सा फ्लैग यूज होता है? कैरी फ्लैग यूज होता है, वो इंडिकेट करता है। इसी तरीके से अगर आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही जो कैरी फ्लैग है वो हाई हो जाएगा, लेकिन वो इस वक्त इंडिकेट करेगा बोरो कंडीशन को, कि आपको बोरो लेना पड़ा। अगर आपने दो नंबर्स को लेट्स से सब्ट्रैक्ट किया है, 5 में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आएगा? 0 मैम। 0 0 आएगा। तो जब भी आपकी कैलकुलेशन इस तरह की हो जिसका रिजल्टेंट 0 आए, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फ्लैग होता है जिसका नाम है 0 फ्लैग, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो इंडिकेट करता है कि आप का जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसमें रिजल्ट 0 तो नहीं आ रहा।
अब ये इस तरह के और भी फ्लैग्स हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया है क्लास का, हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तो ये सारे फ्लैग्स ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है? क्योंकि जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना, लेट्स से कि फॉर लूप चलाना है, व्हाइल लूप चलाना है, तो बेसिकली हार्डवेयर के अंदर वो इन फ्लैग्स की कंडीशन को चेक करता है जिसके ऊपर वो लूप को या इफ वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको चलाता है। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। आपने अटेंडेंस जो है वो कर ली है फिर? यस मैम। क्वेश्चन के लिए थोड़ा अगर मैम हमें CY क्या था मैम? कैरी। एक्सक्यूज मी CY मैम, या C हम कैरी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हाफ कैरी जो है वो HC से रिप्रेजेंट होता है। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम 5-10 मिनट लास्ट लेक्चर के लिए क्वेश्चन के लिए रखे ना। आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपने कहा था एट द लास्ट ऑफ लेक्चर, बट योर लेक्चर स्टार्टेड सो फास्ट दैट टाइम कंप्लीटेड और अभी तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्वेश्चंस कब करें? तो आप मुझे चैट के अंदर क्वेश्चंस भेज दें, कल की क्लास है उसके अंदर भेज दें, लेकिन क्लास के बीच में नहीं। इवन मुझे कमेंट से भी बात मिली है कि जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं उसकी वजह से लेक्चर रह जाता है, तो इसको मैं जो है वो अवॉइड करूं। सजेशंस जैसे दिए स्टूडेंट्स ने। रजिस्टर का बता दें, जब हम दो वेरिएबल सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल R0 प्लस R1, तो उसमें हाँ, डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा होता है? जो पहले लिखते हैं हम, कॉमा लगाते हैं ना हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो जो सबसे पहला वाला होगा उसके अंदर डेस्टिनेशन रजिस्टर, यानी उसके अंदर हम सेव करेंगे सबसे पहला जो होगा। सिंटैक्स में हमेशा जो पहला ऑपरेंड होगा वो डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। ओके, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर ली है वो लीव करके नेक्स्ट क्लास के अंदर ज्वाइन कर लें। मेरी ये डाउनलोड हो जाए तब मैं मीटिंग को एंड करूंगी। आप लोग जो है वो जा सकते हैं इसको लीव करके।